हिमाचल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियां। ऊपर उठाओ भाई। शिमला कर्नाटक में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कर्नाटक में हुए एपिसोड को कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, जिसके खिलाफ शिमला में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली व पुतला जलाकर जोरदार नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से माल रोड होते हुए डीसी ऑफिस तक शव यात्रा निकाली, जिसके बाद पीएम मोदी का पुतला जलाया। यही नहीं, शुक्रवार को युवा कांग्रेस विधानसभाओं और ब्लॉक स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने कहा कि भाजपा जनता के फैसले के खिलाफ जाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऊंचे ओहदों पर बैठे संघ विचारधारा के लोग इसमें भाजपा का साथ दे रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ पहले तो जबरन येदियुरप्पा को शपथ दिलाने का समय दिया गया, साथ में बहुमत साबित करने के लिए भी लंबा वक्त दे दिया गया। युवा कांग्रेस इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी। आज का जो प्रोटेस्ट है हिमाचल यूथ कांग्रेस ने, आप देख रहे होंगे कर्नाटक के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं पर एक राजनीतिक आक्षेप करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पर जो सरकार बनाने का जो न्योता दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उनके पास बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 104 है, जबकि जेडीएस और कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी गवर्नर को 116 विधायकों का हस्ताक्षरित एक लेटर उनको दिया था, जबकि होना ये चाहिए था जिसके पास मेजोरिटी उसको बुलाना चाहिए था। और इनका ये आरोप है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम भी जानते हैं देर है दुरुस्त है, इनको अक्ल है और ये संविधान के ऊपर विश्वास की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो विवेक की बात जो आज कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का देश का मीडिया दिखा रहा है कि राज्यपाल ने अपने विवेक से उनको बुलाया। ये विवेक मिजोरम में, गोवा में और मणिपुर में कहाँ गया था उस समय? किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे जो हमारे गवर्नर हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकते हुए और आरएसएस की शह पर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का भगवाकरण किया जा रहा है, आज उससे लोकतंत्र को आज बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा किस तरह से इस देश की न्यायपालिका इनसे डरी हुई है, सहमी हुई है। सेना के जो लोग हैं, सेना के जो शहीद हो रहे हैं लोग हैं, वो इनसे अपमानित हो रहे हैं और किसानों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चुनाव आयोग की जो गरिमा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर आज यूथ कांग्रेस ने एक सिंबॉलिक प्रदेश स्तरीय धरना हमने आज यहाँ पर रखा है और कल पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा और जिला स्तर पर यूथ कांग्रेस इसी तरह से शव यात्रा निकालेगी। और मोदी शाह जो कांग्रेस को इससे कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देख रहे हैं उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। शिमला के बैटनी कैसल में राज्य स्तरीय ग्राम शिल्प मेला आज पुरानी राहों से नाम से आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में हिमाचल ग्राम शिल्प की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। मेले में काष्ठ कला की जादूगरी, मिट्टी से निर्मित उत्पादों की कारीगरी, हिमाचल के प्राचीन वाद्य यंत्र, बांस से बनी कलाकृतियां, कुल्लू, किन्नौर के ऊनी वस्त्र और पत्थर की कलाकृतियां दृष्टा को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटक हिमाचली व्यंजनों का आनंद भी उठा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों के शिल्प कलाकार शिमला में जुटे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि मेले हिमाचल की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं और बात अगर हिमाचल के हस्तशिल्प की हो तो अलग ही एहसास होता है। शिमला में हस्तशिल्प मेले को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मानो समूचे हिमाचल के हस्तशिल्पी एक जगह पर आकर समा गए हों। ये एक अद्भुत नजारा पेश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास हिमाचल के प्राचीन धरोहरों को बचाने और हिमाचल के ग्राम उद्योगों को बचाने के लिए बेहतर कदम है। ग्राम शिल्प मेला के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में साधन और सुविधा की कमी के कारण भी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, जिनको आगे बढ़ने के लिए मार्केटिंग के लिए जगह नहीं मिल पाई, और बहुत हुनर होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाए। एक तो उनको मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और उसके साथ साथ में हम सरकार की ओर से इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी इन सारी चीज़ों की मिलने के पश्चात ये प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बिके भी और आय का जरिया बने हमारे हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सारे हमारे इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और उस दृष्टि से हमने ये प्रयत्न किए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि टूरिज्म के सेक्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक योजना शुरू की है जो आज पुरानी राहों से जो कल्चर टूरिज्म और सारी चीज़ों को साथ जोड़ते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक शुरुआत है। और उसके साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो प्रोत्साहन की दृष्टि से हमने ये शुरुआत की है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जितने भी इस प्रकार के हस्तकला से जुड़े हुए हमारे कलाकार और उस दृष्टि से हम बहुत सारी चीज़ों को आगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भाषा संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने कहा कि ये 5 दिन का शिल्प मेला है जो 21 मई तक चलेगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न 12 जिलों के 50 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदेश के शिल्पकारों ने अपने उत्पाद लगाए हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों को मंच प्रदान करना है ताकि इन उत्पादों को बाजार उपलब्ध हो सके। 5 दिन के लिए 21 मई तक है और इसमें हमारे जो 50 के करीब स्टॉल्स, 50 से भी ऊपर हैं जो लगे हैं, उसमें जो आप देख रहे हैं हिमाचली खाने के अलावा जो हमारी पुरानी धरोहर है आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स की, हर किस्म के आर्ट्स की, वो लुप्त होने से बचाने के लिए और उन लोगों को दोबारा एक पहचान बनाने के लिए, व्यवसाय दिलवाने के लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। उन लोगों को हमने फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्ड, लॉजिंग, स्टॉल सब फ्री में दिए हैं ताकि इन लोगों का जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है वो इसको कमर्शियली अपने हैंडीक्राफ्ट को ना केवल इस्तेमाल करें पर आइडियाज, सजेशंस लें, ऑर्डर्स लें। यहाँ पर बिजनेस हाउसेस को भी बुलाया है कि वो ऑर्डर्स लें यहाँ पर, और इन लोगों की बाद में हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, और इनके डिज़ाइंस को आप देखेंगे अभी कि हमारे जो रणसिंगे और करनाल हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको हमने मिनिएचराइज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, शिमला। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट एवं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने हिमाचल से सुझाव मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं का किन किन क्षेत्रों में कौशल विकास किया जाए ताकि वे बेहतर रोजगार से जुड़ सकें। हिमाचल प्रदेश के 10 से 15 हजार की जॉब देकर युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह बात भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर के.पी. कृष्णन ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार समूचे देश के लिए एक सी योजना बनाने जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यदि कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की जरूरत है तो उसको लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। हिमाचल में शिक्षा का स्तर बढ़िया है, इसीलिए यहाँ के युवाओं को नौकरी भी अच्छी चाहिए। इसीलिए हिमाचल की प्राचीन कलाओं और पारंपरिक शिल्प को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अभी हिमाचल में सिर्फ टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल पर ही डिग्री कोर्स करवाया जा रहा है। नेशनली जो इम्प्लीमेंट हो रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इस पे क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, उस पे हमारी 2 दिन की चर्चा हुई। 2-3 महत्वपूर्ण नतीजे में हम पहुंचे हैं। एक ये है कि साहब ये जो PMKVY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें हिमाचल स्पेसिफिक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो लोकल आर्टिजान, लोकल कल्चर, लोकल हैंडीक्राफ्ट पे फोकस्ड रहेगा। मास्टर ट्रेनर्स होंगे यहीं के एक्सपर्ट जो आर्टिस्ट्स, आर्टिजान्स हैं, वो जो है अपने शागिर्दों को ट्रेनिंग देंगे। उसका फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा और
उनके जो मार्केटिंग और इनपुट्स की जो आवश्यकता है उस पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी और क्लस्टरें बनाएंगी। इस पे करीब हम सोच रहे हैं 10-15 हज़ार लोगों का ट्रेनिंग और लाइवलीहुड क्रिएशन इस माध्यम से करेंगे। और दूसरा डिसीजन है कि हिमाचल ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लॉन्च किया है कि डिग्री कॉलेज में 3 साल का वोकेशनल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करें। तो फिलहाल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और जीएसटी जैसे एक्टिविटी में भी ये कार्यक्रम शुरू हो। ये 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए हैं कल और आज में। इसमें अगले 1-2 महीने के अंदर सारे डिटेल्स हम तय करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि 4 साल के लिए है। इस पर हर साल 25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हिमाचल ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा हुनर से रोजगार तक के नाम से चल रही इस योजना के तहत विवोक डिग्री शुरू की है, जो 12 महाविद्यालयों में चलाई जा रही है और 850 छात्र यह डिग्री कर रहे हैं, जिसको और अधिक बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी परियोजना बीवीएमबी का 43वां स्थापना दिवस बीवीएमबी सुंदरनगर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बोर्ड के चेयरमैन डीके शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। उनके साथ मेंबर सेक्रेटरी पावर वीके कालरा, चीफ इंजीनियर और होस्ट चीफ इंजीनियर सुंदरनगर नंदलाल नरवाल सहित बीवीएमबी की तीनों परियोजनाओं के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हुए। इससे पहले बीवीएमबी और अन्य स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जबकि कुछ कार्यक्रमों में बच्चों ने अपने अभिनय और कला से भाव विभोर किया। मंच का संचालन पंजाब से आए शम्मी ने बखूबी किया। उन्होंने अपनी कविताओं और लतीफों के जरिए दर्शकों को बांधा रखा। इस बार बीवीएमबी ने कार्यक्रम के साथ साथ मेडल और सर्टिफिकेट का वितरण भी साथ साथ किया, जिससे मान सम्मान भी होता रहा और मनोरंजन भी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन ने अपने संदेश में सबसे पहले आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीवीएमबी की ताकत उसके कर्मचारी और अधिकारी है। उन्होंने कहा कि बेशक बीवीएमबी आधी सदी पुरानी होने वाली है, मगर आज आधुनिकता में किसी भी संस्थान से कम नहीं है। उद्देश्यों से ज्यादा बिजली का उत्पादन पुरानी परियोजनाओं से हो रहा है। उन्होंने कहा, आज समय पर तकनीकी के साथ हम बदले हैं। यही वजह है कि पुरानी परियोजनाओं के बावजूद आज ऑटोमेशन की ओर बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीवीएमबी अस्पतालों को और भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीवीएमबी के कर्मचारी को उनके वेतन से लेकर हर लाभ की जानकारी मोबाइल ऐप जनशक्ति पर सारी जानकारी मिल रही है। उन्होंने बीवीएमबी को देश विदेश से मिलते सामान के पीछे सभी की मेहनत, गुणवत्ता और लगन है। उन्होंने कहा कि बीवीएमबी ने 16% लक्ष्य से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया है। इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तारीफ की, मगर बेटी बचाओ के नारे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बेटियां तो सुरक्षित है, बस हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने सभी कलाकारों को और उनको प्रशिक्षित करने वाले अध्यापकों को 1100 प्रति के हिसाब से देने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने बीवीएमबी की परियोजनाओं के 107 कर्मचारियों के अलावा मशहूर NRI और सर्वत दा भल्ला के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर SPS को सम्मानित किया। और उस टाइम से इस देश के लिए क्या क्या हुआ, उसके बाद जो पंजाब था उसको जब हमें 1947 में 2 देश बन गए, तो जो सबसे फर्टाइल वाला हिस्सा था पाकिस्तान को चला गया, जिसको वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब बोलते थे। और हमें एक ऐसा हिस्सा मिला जहाँ पे हर साल या तो सूखा पड़ता था या बाढ़ आती थी और बाढ़ से सब बर्बाद हो जाता था। हमारे लोगों ने मिलकर, हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और हमारे सारे जो लोग थे मिलके एक ऐसा बांध बनाया जिससे हमने न केवल सतलुज के पानी को कंट्रोल किया, बल्कि इस देश में जहाँ पे लोगों को खाने के लिए अन्न की काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को हैरत में डाल देती है।
आंखों देखी के बाद भी इंसान कुछ क्षणों के लिए यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ ऐसा ही उस परिवार के साथ हुआ जिसकी गाय ने खुद ही दूध देना शुरू कर दिया। मामला मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल की डोलधार पंचायत का है। इस गांव में नरपत राम की गौशाला में बंधी जर्सी नस्ल की गाय बीते कुछ समय से खुद ही दूध दे रही है। यह घटना रोजाना सुबह और शाम उस वक्त घटती है जब गाय को दूहने का समय होता है। कुछ दिन पहले जब गाय के थन से खुद ही दूध की धारा बहने लगी तो परिवार अचंभित हो गया, क्योंकि पशुपालन इस परिवार का पुश्तैनी काम है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी। सुबह और शाम को गाय के थन से दूध की धारा खुद ही प्रवाहित होने लग जाती है। नरपत राम के बेटे विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके घर ऐसी गाय है जो खुद ही दूध देने लग जाती है। हमारी गाय है, इसको अभी इसका बच्चा 11 महीने हो गए हैं, तो ये ऐसे 2 या 3 मिनट तक अपने आप इसके बिना हाथ लगाए दूध देती है। तो जब से इसका बच्चा पैदा हुआ आज तक इसको इंजेक्शन लगाया दूसरी बार, दोबारा से अब 3 महीने हो गए हैं, तो अभी तक ये जैसे मॉर्निंग के टाइम या शाम के टाइम जैसे दूध निकालते हैं तो 2 या 3 मिनट तक ये अब खुद ब खुद दूध देती है। हमारे बुजुर्गों ने भी आज तक जैसे पशु पाल रहे हैं तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गाय या भैंस कभी खुद ब खुद अपने थन से दूध निकालती है। तो हमने आज जिंदगी में पहली बार, आज हमारी जैसे 23-24 साल होगी, हमने पहली बार ऐसी गाय देखी है कि खुद ब खुद बिना हाथ लगाए अपने थन से दूध निकाल रही है। तो सर ये तो बहुत ही अद्भुत करिश्मा है हमारे लिए। तो आज बहुत ही खुशनसीबी कि हमारे पास ऐसी गाय है, आज हमें इसको पालने का मौका मिल रहा है और आगे भी इसकी बहुत सी सेवा। वहीं इस मामले के बारे में जब हमने पशुपालन विभाग से संपर्क किया तो पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि गाय को खुराक ठीक मिल रही है, जिससे उसमें दूध की मात्रा ज्यादा है, लेकिन थन को सख्त बनाए रखने वाले हार्मोन्स की कमी के कारण दूध खुद निकल रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे केस लाखों में एक होते हैं। डॉक्टर राकेश ने बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी के इतिहास में यह पहला केस देखा है। इसमें क्या होता है कि कई गायों में क्या होता है कि जो हमारे को दूध देने के लिए जो तत्व चाहिए होते हैं वो कुछ गायों में, जैसे अगर उनकी फीडिंग अच्छी है ना, तो अपने आप ही मतलब शरीर के अंदर बन जाते हैं। तो उसके कारण क्या है कि जो गाय अपने आप दूध देना शुरू कर देती है। और जो थन के ऊपर एक टीट स्फिंक्टर होता है, वो जब अगर हम उसको पूरा पोषक तत्व अगर दे रहे हैं तो वो टाइट रहता है। अगर किसी मिनरल्स की हमारे को डेफिशिएंसी हो गई है तो वो जो टीट स्फिंक्टर है वो लूज हो जाते हैं, उसके कारण दूध अपने आप ही जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और ऐसे मामले जैसे मेरी 13-14 साल की सर्विस होगी, बहुत ही कम आते हैं ऐसे, नॉर्मल रूटीन के मामले नहीं आते, ये कभी कभार देखने को मिलते हैं। इस पूरे मामले में सुखद बात यह है कि गांव के लोग इसे किसी चमत्कारी घटना के साथ जोड़कर नहीं देख रहे और गौशाला के पास दर्शनों के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, वरना इस स्थान के चर्चा में आने को देरी नहीं लगती। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि यह गाय के थनों में हार्मोन की कमी के कारण हो रहा एक मेडिकल कंडीशन है, न कि किसी दैवीय शक्ति का परिणाम। कृपया इस घटना को दैवीय शक्ति के साथ जोड़कर ना देखें। पोलस्टार के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ता इस महीने डिपो में 2 माह का खाद्य तेल का कोटा ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को इसी महीने बीते अप्रैल महीने का तेल कोटा भी उपलब्ध करवाएं। यही नहीं, सरकार ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि अगर खाद्य वस्तुएं लेने में किसी भी तरह का विलम्ब होता है तो वह ब्लॉक निरीक्षक या जिला नियंत्रक से शिकायत करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि डिपो में 4 दालें उपलब्ध करा दी गई है। इसमें से उपभोक्ताओं को पसंद की 3 दालें लेनी होगी। राज्य अनुदानित योजना के तहत खाद्य तेलों को लेकर निविदा प्रक्रिया में 1 माह देरी हुई है, जिस कारण उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में खाद्य तेल उपलब्ध नहीं हो पाया था। मई माह में पिछले महीने का तेल कोटा भी भेज दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए तत्पर है। कोई डिपो धारक खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला।
ITI मंडी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने देश के लिए मेडल जीतने का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने अब टर्की में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम चमकाया है। इन दिनों वे हर माह देश के मेडल जीत रहे हैं। आर्थिक तंगी के दौर में इंटरनेट का सहारा लेकर विदेश पहुंचने से शुरू उनके संघर्ष की कहानी अब हर माह स्वर्ण और रजत पदक के परिणाम के रूप में आगे बढ़ रही है। संघर्ष के पीछे ITI मंडी और शहर के व्यापारी का सहयोग भी रहा। नितेश कुमार ने टर्की में हाल ही हुई चतुर्थ टर्किश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल की सिंगल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इससे उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में सुधार हुआ है। सिंगल्स स्पर्धा में उनकी रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ है। वे 10वें नंबर से 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। सिंगल्स में 7वें और डबल्स में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले युगांडा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 मेडल जीतकर देश का नाम चमकाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी मंडी। एक वर्ष बाद त्रिवेणी धर्मस्थली की पावन रिवालसर झील में दूषित पानी फिर हजारों मछलियों पर मौत का कहर बरपा सकता है। झील के पानी का रंग बदल गया है। हालांकि अभी तक पानी के रंग बदलने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गत वर्ष भी बैसाखी मेले के बाद यहां पर झील का पानी दूषित होने से करीब 50 टन मछलियों की मौत हो गई थी। अब फिर झील का पानी मटमैला होना शुरू हो गया है। इससे पावन झील में फिर मछलियां पर कहर बरपा सकता है। गत वर्ष बैसाखी मेले के 2 दिन बाद ही झील के पानी का रंग बदल गया था और बाद में मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान मछलियों की मौत का कारण झील में मछलियों की अत्यधिक मात्रा में होना और ऑक्सीजन की कमी बताया गया था। हालांकि यहां पर सीवरेज की गंदगी की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन लैब की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब जब 1 वर्ष बाद फिर पानी के रंग बदलना शुरू कर दिया है तो अभी तक प्रशासन हरकत में नहीं आया है। हालांकि गत वर्ष झील को प्रदूषण और बाजार की गंदगी से बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन पानी के रंग बदलने से प्रशासन के इस कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा झील को वेटलैंड का दर्जा मिलने से करोड़ों रुपए जीर्णोद्धार को मंजूर हुए हैं। नैना देवी मंदिर कमेटी के प्रधान किशोरी लाल ने बताया कि झील किनारे बने कुछ भवनों के सेप्टिक टैंकों से हो रहे रिसाव और कैचमेंट एरिया के साथ झील परिसर में बनी नालियां से गाद और गंदे पानी के झील में आने से इसका पानी दूषित हुआ है। बहुत ज्यादा गाद आ जाने के कारण झील के अंदर बने पानी के प्राकृतिक स्रोत बंद हो गए हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण मछलियों के मरने की आशंका पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।